तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। कोई नहीं बताएगा? मोहन, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? अभी मत बोलो सर आपने तो बताया नहीं, पहली बार आप लिख रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बता दो जल्दी से, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? क्या होता है देव? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ था, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पढ़ा करो घर पे मोहन, पूरा रिस्पॉन्स है बिल्कुल क्लास में। तो लिख लो इसमें, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसे, ठीक है। और ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस कैसे होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसे रिएक्शंस होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तब तक वो रिएक्शन होगा, नहीं तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। जबकि गैल्वेनिक में क्या होता था? स्पॉन्टेनियस। बैटरी लगा दी भाई, घड़ी में लगातार चल रहा है वो। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको ध्यान के रखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और कैथोड जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट। A non-spontaneous reaction is carried out. A non-spontaneous reaction is carried out through electrical energy. Through electrical energy. तो थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसमें कैरी होता है। किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ईश्वरधन? सो क्या थे क्या अभी? नहीं सर, वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा। ओ हाँ, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस पहले समझ लो फिर लिख लेना तुम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस की बात हम लोग कर रहे हैं। देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो पहले इसे समझ लो, फिर हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये आपका कंटेनर है, ये आपका क्या है? कंटेनर है। और इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लिया? NaCl आपने ले लिया। क्या ले लिया आपने? NaCl। NaCl किस में टूटेगा? Na+ और Cl- में। यहां पे आपने लगा दिया इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड। और यहां से आपने इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। एनोड क्या होता है? ये से हम लोग ले लेते हैं एनोड, और ये आपका क्या है? कैथोड। तो कैथोड क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? निगेटिव, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग सप्लाई करते हैं तो होता क्या है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर? देखो यहाँ पे सृष्टि, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। तो एनोड पे अगर हम लोग बात करें तो एनोड पे हमेशा ही क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा बताओ, सोडियम और ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? सोडियम मैक्सिमम अपने कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है? +1 से ज्यादा नहीं हो सकता। 281, याद करो, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर हमने नियरेस्ट नेट गैस कन्फिग्रेशन को गेन कर लिया ना। आप स्टेबल हो जाएंगे तो चाहेंगे क्या कि और अनस्टेबल हो जाए? चाहेंगे? नहीं चाहेंगे कभी, हमेशा चाहेंगे क्या कि स्टेबल रहे। तो सोडियम का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, किसका ऑक्सीडेशन होगा? क्लोरीन का। देखो यहाँ पे क्लोरीन की बात करें
कोई भी सिंगल एटम है और उस पर जो चार्ज होता है ना वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी सिंगल एटम है उस पर जो चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मोहन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 होगा। कितना निगेटिव चार्ज है, एक, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। साइन का भी ध्यान रखना है, -1। क्लोरीन क्या करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ Cl2 गैस में, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर देता है, रिलीज। अब ये देखो, ये क्लोरीन जो है जाके एनोड पे Cl2 गैस के फॉर्म में क्या होने लगेगा, जमा होने लगेगा। भाई क्लोरीन बनाना है तो बनाओ आराम से, क्लोरीन जाके उस पर से कैथोड एनोड पे जाके जमा होता रहेगा, उसको वहां से निकालते जाओ, बनता रहेगा। ठीक है। अगर हम बात करें कैथोड पे क्या होता है मोहन, कौन सा रिएक्शन होता है कैथोड पे, वेरी गुड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब देखो सोडियम क्या हो सकता है, रिड्यूस तो हो ही सकता है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा, Na सॉलिड के फॉर्म में, Na सॉलिड के फॉर्म में। देखो +1 से सोडियम किस में जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, और ये सोडियम जो है Na सॉलिड के फॉर्म में कैथोड पे जाके जमा होने लगेगा। तो तुम्हें अगर सोडियम प्रिपेयर करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस करा लो NaCl का, कैथोड पे Na प्रोड्यूस होता रहेगा, वहां से एक्सट्रैक्ट करते रहो। क्लियर है ना। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है भानु, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पे आयंस जाके डिस्चार्ज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पे आयंस क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये तो आयंस ही है ना, आयंस देखो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, आयंस क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग आयन ऑन करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग आयन ऑन रिडॉक्स प्रोसेस इसलिए बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। अच्छा, कहीं कहीं डिफिनेशन ये भी लिखा हुआ होता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो इसका डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग आयन ऑन करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड। क्लियर है ना, याद रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो देखो रटना नहीं है, समझ के करोगे कभी गलती नहीं होगा। तो देखो यहां पे लिखो, तुम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन लिखते चलो। इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग आयन, इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग आयन, it is a redox process of discharging ions on corresponding electrode, on corresponding electrode। कैसे लेट हो गए आयुष आज, on corresponding electrode, इलेक्ट्रोड्स कर लेना, on corresponding electrodes। तो corresponding electrodes पे आयंस का डिस्चार्ज होना ही क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। या और एक डिफिनेशन तुम लिख लोगे, सब लोग लिखते हैं तो हम लोग भी लिख लेते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ऊपर वाला है। ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ, ये भी लिखा हुआ होगा देव नोट्स में मुझे लग रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसे भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं, सभी लोग बोलते हैं तो हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो जिस कंटेनर के अंदर ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है, इस कंटेनर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंटेनर आपका क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस कंटेनर को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द कंटेनर इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो लिखते चलो तुम लोग भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। और देखो नोट्स अगर क्लास में नहीं लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग नोट्स प्रिंट आउट लेके रख सकते हो। ठीक है, वहाँ से तुम लोग लिखने वाला जो काम है वो तुम्हारा बच सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, द कंटेनर इन विच, द कंटेनर इन विच, द कंटेनर इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट,
द कंटेनर इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट, the container in which electrolysis is carried out, electrolysis is carried out is known as electrolytic cell, is known as electrolytic cell. क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो नोट कर लो इतना तुम लोग। देख लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? तो किसी भी आयन को करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज करने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, तो लिख लो इसको तुम लोग, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज एनी आयन, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज एनी आयन ऑन इलेक्ट्रोड, यहीं पे लिख लो, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज एनी आयन ऑन इलेक्ट्रोड, डिस्चार्ज एनी आयन ऑन इलेक्ट्रोड्स, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज एनी आयन ऑन इलेक्ट्रोड इज नोन एज डिस्चार्ज पोटेंशियल, known as discharge potential। क्लियर है ना? तो डिस्चार्ज पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ओवर वोल्टेज, इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ओवर वोल्टेज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ओवर वोल्टेज। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताया हुआ है ना आप लोगों को, ठीक है? तो इलेक्ट्रोड का कुछ अपना पोटेंशियल होता है और बाहर से जो आप वोल्टेज देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर वोल्टेज। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टेंडेंसी ऑफ एनी आयन डिस्चार्ज ऑन करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज पोटेंशियल। यानी जितनी कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होगी किसी भी आयंस की जितनी कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होगी उतना आसानी से वो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। क्लियर है? आए समझ में? अब डिस्चार्ज पोटेंशियल आपको समझ में आ रहा होगा भाई डिस्चार्ज पोटेंशियल किसकी कम किसकी ज़्यादा। तो एक टेबल लिखा हुआ है वो मैं भेज देता हूँ, नोट्स में तुम लोग देख सकते हो। फोन है तुम लोग के पास? पेज नंबर कौन सा है? केटायन और एनायन के लिए अलग अलग है। हाइड्रोजन के नीचे वाला तुम लोग याद कर लो, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन आता है? कॉपर, मरकरी, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर, मरकरी, गोल्ड एंड सिल्वर। यानी कि ये हाइड्रोजन से क्या होंगे? जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। बाकी इसके ऊपर जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सारे क्या होंगे? केटायन है, वो हाइड्रोजन से क्या होंगे? स्लो डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, एक बार टेबल तुम लोग देख लो, पीडीएफ निकालो, कौन सा है पेज नंबर? देखो, हाइड्रोजन से नीचे वाले याद करें। हाँ, हाइड्रोजन से नीचे वाला याद कर लो केटायन के लिए, और एनायन में तो लिमिटेड है, उसको याद कर लो। पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 में देखो तुम लोग सारे लोग, एक बार निकाल लो आयुष, पेज नंबर 3 में, फोन में ग्रुप में भेजा हुआ है। तो इसमें लिख लो, द टेंडेंसी ऑफ एनी आयन, द टेंडेंसी ऑफ एनी आयन डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड, the tendency of any ion discharge on electrode, the tendency of any ion discharge on electrode inversely proportional to discharge potential, inversely proportional to discharge potential। यानी कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जितनी कम होगी उतना ही आसानी से कोई भी आयन क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है, तुम लोग पीडीएफ खोल पाए हो क्या?
ईश्वर्धन एक फ़ोन दे दो पीछे अपना खोल के पीडीएफ, पेज नंबर 3 तुम लोग भी देख लो। देखो यहाँ पे ये जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिस्चार्ज पोटेंशियल कैटायन का जो है किस में है, ग्रुप में होगा। ग्रुप में नहीं हो तुम क्या, नीट वाले ग्रुप में नहीं हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ना, उसमें नहीं होगा। चलो मैं भेज देता हूँ अभी। तो और एनायन की बात करें तो देखो एनायन का भी तरह का सल्फेट का सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल, उसके बाद नाइट्रेट, फिर F-, OH-, Cl-, Br- और I-। ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के नीचे वाला तुम लोग याद कर लोगे, हाइड्रोजन के नीचे कौन है, कॉपर, मरकरी, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो अभी इसका यूज आएगा, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अपने पास ही रखोगे, ग्रुप में भेजा हुआ है, चलो मैं भेज दूंगा आज। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, लिखा ना एक बार, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये हो गया ना। तो जितनी कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होगी उतना ही आसानी से आयन क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर दे रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये देख लो एक बार तुम लोग भी, सृष्टि ये दे देना, तुम लोग देख लो एक बार, सारे लोग देख लो एक बार, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आते हैं मैं बताऊंगा। ये साफ करो ना, हो गया मोहन। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, नेक्स्ट हेडिंग क्या डाले हो तुम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये साफ कर देता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। हम देखो बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो इसमें नीचे लिख लो, द नेचर ऑफ स्पीसीज, द नेचर ऑफ स्पीसीज डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड, द नेचर ऑफ स्पीसीज, यही है ना देव, द नेचर ऑफ स्पीसीज डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड, द नेचर ऑफ स्पीसीज डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड, डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन द फ्लोइंग फैक्टर, discharge on electrodes during electrolysis, during electrolysis, during electrolysis depends on the flowing factor, depends on the flowing factor, depends on the flowing factors। क्लियर है। पहला फैक्टर कौन सा है, जिसपे आपका स्पीसीज जो है, जो आयन से डिस्चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रोड पे जाके, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो पहला है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड का नेचर आप चेंज करेंगे तो जो स्पीसीज डिस्चार्ज हो रहा है उस पर भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एंड फोर्थ है करंट डेंसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और फोर्थ है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। देखो ये तीनों आपके सिलेबस में है, इसे हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इसे हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन जानना है, ठीक है। तो जो स्पीसीज डिस्चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं।
पहला क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड लास्ट है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जानना है कि इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आगे इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़नी। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसे साफ करूं, हो गया सबका मोहन? तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और जनरली ये टीचर नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट छोड़ ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस डिस्चार्ज पोटेंशियल का जो ऑर्डर है ना, ये बुक में एनसीईआरटी के नहीं है, तो उनको बुक में नहीं है, तो उनको लगता है कि ये पढ़ना ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चे भी नहीं पढ़ते, जबकि इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस लगातार ही नीट में और जेई में आए हुए हैं, और बोर्ड में भी क्वेश्चन आए हुए, और एनसीईआरटी में है ये टॉपिक। ठीक है, तुम लोग देखोगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट करके टॉपिक है एनसीईआरटी में, देखोगे ना, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट एक टॉपिक है, इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर है। इसे साफ करो, हो गया सबका? भानु ऑन है ना? चलो अब देखो, वहां मोबाइल में मत घुसो, यहां पे देखो बोर्ड पे। तो पहला हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट समझोगे, लिखोगे नहीं, पहले समझ लो फिर लिख लेना तुम लोग। एक समझ लोगे, दूसरा ऑटोमेटिकली तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें पहला हम लोग ले रहे हैं ए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl का मतलब है कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर हम लोग किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं? NaCl की। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं? NaCl की। अब देखो समझोगे तुम लोग, एक बार डायग्राम ड्रॉ करके मैं बना दे रहा हूँ इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बाकी आगे हम लोग डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो अभी बताया था मैंने, ये आपका क्या है, कंटेनर है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, देव Na+ और Cl-, और ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके थ्रू हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस। ये आपका क्या है, एनोड, और ये आपका क्या है, कैथोड। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग सप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पे क्या होने लगता है, आयन डिस्चार्ज होने लगते हैं। अगर हम लोग बात करें तो मोल्टेन NaCl की, तो एट एनोड पे आपसे पूछेगा कि बताओ अगर मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो एनोड पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा एनोड पे, कैथोड पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या Na ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं। कौन ऑक्सीडाइज होगा, Cl, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाफ Cl2 गैस, यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट होगा एनोड पे वो क्या होगा, Cl2 गैस होगा। और हम बात करें एट कैथोड पे, किस बात करें, एट कैथोड पे, तो रिडक्शन और रिड्यूस कौन होगा, सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में रिड्यूस हो जाएगा, Na सॉलिड के फॉर्म में। क्लियर है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोडक्ट होगा मोल्टेन NaCl का, एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे सोडियम। क्लियर है, अब देखो समझोगे पहले। अब इसका बी पार्ट हम लोग देख रहे हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसका बी पार्ट हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, यानी NaCl का जो डिसोसिएशन हम लोग करा रहे हैं वो किसकी हेल्प से करा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, जबकि यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके उसका डिकम्पोजिशन करा रहे थे। क्लियर है ना। अब देखो ये कंटेनर है और यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। ठीक है, एनोड और ये कैथोड, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा, NaCl। अब देखो ये किस में टूटेगा, Na+ और Cl-। अच्छा, एक्वस NaCl बोला हुआ है तो अंडरस्टूड है कि इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। अब वाटर किस में टूटेगा, H+ और OH-। अब देखो दो केटायन और दो एनायन, यहां तो सिर्फ एक ही केटायन था और एक ही एनायन था, तो भाई वही जाके डिस्चार्ज हो सकता है ना, दूसरा कोई आयन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे दो केटायन और दो एनायन, लेकिन डिस्चार्ज तो एक ही हो सकता है ना। और कौन आसानी से डिस्चार्ज होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। देखो डिक्रीजिंग, और टेबल निकालो तुम लोग, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो H+ और Na+ में बताओ डिस्चार्ज पोटेंशियल किसकी कम होती है। तो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन से कम सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, कॉपर, मरकरी, गोल्ड एंड सिल्वर। उसके अलावा जितने भी हैं सबके क्या होंगे, ज्यादा। यानी सोडियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा।
और H प्लस का कम होगा, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो आसानी से क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो अगर हम लोग बात करें एट कैथोड पे तो बताओ रिडक्शन Na प्लस का होगा या H प्लस का होगा? H प्लस का क्यों? क्योंकि इसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, कम है, और H प्लस यहाँ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में डिस्चार्ज हो जाएगा, हाफ H2 गैस में, हाफ H2 गैस में। और अगर हम लोग बात करें एट एनोड पे तो देखो OH माइनस में और Cl माइनस में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बता दो जल्दी से। Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो आसानी से यहाँ पे क्या करेगा, Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ Cl2 गैस में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देगा। तो देखो एनोड पे तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट सेम है, यहाँ पे भी एनोड पे क्या मिल रहा था, क्लोरीन, लेकिन देखो कैथोड पे इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोडक्ट है, अगर आपने एक्वस NaCl लेगा तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। क्लियर है ना? तो देखो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मोल्टेन NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, बताओ। तो मोल्टेन के केस में क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम, जब भी एक्वस के केस में क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन। आया समझ में? नोट कर लो भानु। तो अब तुम लोग साथ में भी लिखते चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग समझ चुके हो। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी आपका क्या होता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या जो आयंस डिस्चार्ज होते हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इसमें फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, तुम लिखते चलो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यूजिंग प्लेटिनम, इधर लिख लेता हूं, आधा उधर कर लेंगे, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो किसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट का, लेकिन इलेक्ट्रोड कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम। देखो प्लेटिनम प्लाडियम ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट का मतलब है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। प्लेटिनम प्लाडियम निकल ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं सारे क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तुम लोग लिखना चाहते हो साइड में कहीं लिख सकते हो। प्लेटिनम क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, एंड इट कैनॉट पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कौन, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखो समझोगे यहां पे, आप किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट की। आप किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट की, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहां पे आप इलेक्ट्रोड किसका ले रहे हैं, प्लेटिनम का। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट किसमें टूटेगा, Cu+2 और SO4 2-। एक्वस है तो H प्लस आयन भी होगा और OH माइनस आयन भी प्रेजेंट होगा, कोई डाउट है। अब देखो H प्लस और H प्लस और Cu+2 में दो कैटायन और दो एनायन, बताओ H प्लस और Cu+2 में कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा, वेरी गुड। देखो मैंने बताया था हाइड्रोजन से कम किसका होता है, कॉपर मरकरी गोल्ड एंड सिल्वर, यानी यहाँ पे H प्लस डिस्चार्ज नहीं हुआ, कौन डिस्चार्ज होगा, Cu+2। और हमेशा ही रिडक्शन कहाँ होता है, एट कैथोड पे। तो अगर हम बात करें एट कैथोड पे, तो एट कैथोड पे क्या होगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा, Cu सॉलिड में। यानी कि अगर एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हम लोग करते हैं तो कैथोड पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Cu सॉलिड। और एट एनोड पे, सृष्टि तुम बताओगे, है आपके पास डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर, तो एट एनोड पे OH माइनस और SO4 2- में किसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, OH माइनस की। OH माइनस की डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, कम है, तो OH माइनस यहां से क्या करेगा, तो यहां पे 2 ले लो, 2 मोल, तो 2 OH माइनस गिव H2O प्लस हाफ O2 गैस, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट होगा क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीजन गैस और कैथोड कॉपर, ठीक है, कॉपर सॉलिड। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका बी पार्ट, तुम लोग खुद से कर सकते हो,
खुद से कर सकते हो? अगर हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर ले तो खुद से कर सकते हो तुम लोग? तो चलो मैं कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखते चलो तुम लोग भी, बैठो नहीं मोहन, लिखते चलो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 using Cu इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। और कॉपर जो होता है वो इनर्ट नहीं होता, वो रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। कॉपर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। देखो कैसे। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो हमने यहां पे कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, Cu इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है? कॉपर सल्फेट, तो Cu+2 और SO4 2-। और अगर हम बात करें तो इसमें और क्या प्रेजेंट है? H+ और OH-, H+ और OH-। अब देखो यहां पे होकर हम लोग बात करें एट एनोड पे, तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे OH- है, SO4 2- कहीं ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन यहाँ पे कॉपर भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि कॉपर भी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर हम लोग बात करें तो मेटल जो होता है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। मेटल क्या होता है? आसानी से, आपको पता है ना कि जितने भी अब मेटल्स होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं मतलब आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो इन नॉन मेटल्स के कंपेयर में मेटल जो है आसानी से क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज। तो एट एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा? कॉपर। Cu सॉलिड जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? Cu+2 एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देगा। और एट कैथोड पे अगर हम लोग बात करें, एट कैथोड पे तो क्या होगा? Cu+2 एक्वस जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu सॉलिड में। यानी कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का ही क्या होगा? रिडक्शन। कोई डाउट है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और नॉन मेटल्स के कंपेयर में मेटल आसानी से क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, नोट कर लो। तो थर्ड आपका कौन सा है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आपसे क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे पूछेगा? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट आपसे पूछ लेगा कि कैथोड एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पहला इसमें हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl। कंसंट्रेटेड NaCl क्या मीनिंग है यशवर्धन? कंसंट्रेटेड NaCl का NaCl ज्यादा है और पानी कम है, और डाइल्यूट का मतलब कि NaCl कम है और पानी ज्यादा है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग NaCl कंसंट्रेटेड NaCl की बात करें तो तुम लोग को तो अब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने की जरूरत है क्या? कंसंट्रेटेड मतलब वाटर भी प्रेजेंट होगा ना, भले कम अमाउंट में, लेकिन वाटर भी प्रेजेंट होगा। यानी कि देखो H2O जो है वो किस में टूटेगा? H+ और OH-। NaCl किस में टूटेगा? Na+Cl-। 2 कैटायन और 2 एनायन, लेकिन डिस्चार्ज तो एक ही हो सकता है ना। अगर हम लोग बात करें कंसंट्रेटेड NaCl की, तो अगर हम लोग देखें कंसंट्रेटेड NaCl में तो Na+ का कंसंट्रेशन क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। किससे? H+ से। और OH- का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगा। किससे? सॉरी, Cl- का। Cl- का कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेटेड है ना, तो Cl- का कंसंट्रेशन जो है वो काफी ज्यादा होगा। किससे? OH- से। यानी कि ये आसानी से सॉल्यूशन में अवेलेबल होगा ना, ये जो है आसानी से सॉल्यूशन में अवेलेबल होगा। तो वो इसका भले डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है हाइड्रोजन का, लेकिन अवेलेबल आसानी से कौन है? सोडियम। तो आसानी से डिस्चार्ज कौन होगा? सोडियम। तो अगर हम लोग बात करें एट कैथोड पे, तो कैथोड पे हमेशा ही क्या होता है? रिडक्शन। तो H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल भले कम है, लेकिन रिड्यूस आसानी से कौन होगा? Na+, क्योंकि इसकी अमाउंट क्या है? ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर। तो यहां से Na+ क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na सॉलिड के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें एट एनोड पे,
तो एनोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिड्यूस कौन होगा, क्योंकि Cl माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और डिस्चार्ज पोटेंशियल भी कम होता है, लेकिन उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं। इसका कंसंट्रेशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ Cl2 गैस। तो देखो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। कैसे, अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल के थ्रू देखोगे तो होना किसको चाहिए था, H+ को, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से कौन डिस्चार्ज होगा, Na+। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl। तो देखो, एक तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सेम एज फर्स्ट का बी जो आपने किया था, सेम वही कॉपी कर लोगे, इसमें उल्टा लिख दिया। ठीक है, पहले में फर्स्ट तो मैं कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। डाइल्यूट NaCl में, तो डाइल्यूट NaCl में देखो H2O भी होगा और NaCl भी होगा। H2O किस में ब्रेक होगा, आयुष, H+ और OH- में। NaCl किस में टूटेगा, लेकिन डाइल्यूट के केस में बताओ किसका H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, Na+ का। H+ का ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर ज्यादा है, तो H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा और Na+ का कंसंट्रेशन कम होगा। और अगर हम लोग बात करें OH- और Cl- में, तो OH- का कंसंट्रेशन क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, Cl- का कंसंट्रेशन कम होगा। तो अगर हम लोग बात करें एट एनोड पे या कैथोड पे, किसी पे भी ले लो, तो कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। रिड्यूस कौन हो सकता है, H+ से Na+, लेकिन रिड्यूस आसानी से कौन होगा, H+। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस, हाफ। अगर हम बात करें एट एनोड पे, तो कौन रिड्यूस होगा, OH-, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 2 ले लो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, H2O प्लस हाफ O2, और यहाँ से क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। क्लियर है। तो देखो, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, आपने कंसंट्रेटेड NaCl लिया तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या मिला, समझ लो पहले। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट में क्या मिला, कैथोड पे Na सॉलिड और एनोड पे Cl2 गैस। जबकि डाइल्यूट आपने NaCl लिया तो आपको कैथोड पे क्या मिला, H2 गैस, और एनोड पे क्या मिला, O2 गैस। डिफरेंट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पे भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, नोट कर लो। भानु, तो नेक्स्ट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, 2 लॉ पढ़ने हैं इसके अंदर, एक फर्स्ट लॉ और दूसरा आपका सेकंड लॉ। ठीक है, पहले इसका स्टेटमेंट तुम लोग लिख लो, लिखते चलो साथ में। फर्स्ट लॉ की हम लोग बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की हम लोग बात करें, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे भानु, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे थे। जितनी ज़्यादा अमाउंट में आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, उतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होंगे, जामा। जैसे NaCl का आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, किसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, NaCl का। तो NaCl मान लो आपने 10 एम्पियर करंट आपने पास किया, तो 100 ग्राम सोडियम जो है जमा हुआ। अब अगर आप 20 एम्पियर अगर करंट पास करेंगे तो 100 ग्राम से ज़्यादा कहीं जमा होगा, कौन, सोडियम। क्लियर है ना। यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे, उतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होंगे, जमा होंगे। क्लियर है। तो इसे लिख लो तुम लोग, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड the amount of substance, या substances कर लो, the amount of substances deposited on electrode, the amount of substances deposited on electrode
the amount of substances deposited on electrodes is directly proportional to directly proportional to the amount of electricity passing through the electrolyte. Amount of electricity passing through the electrolyte. समझ में आया आप लोग को? जितने ज्यादा अमाउंट में सब्सटेंस, जितनी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, उतने ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होंगे? जमा होंगे। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे मैथमेटिकली अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा मैथमेटिकली बताओ? तो मैथमेटिकली जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसे हम लोग डब्ल्यू को क्या लिखते हैं? दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। The amount of substances deposited on electrode is directly proportional to the amount of electricity. Q को हम लोग क्या लिखते हैं? Amount of electricity. प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या करेंगे? कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो W इज इक्वल टू हम लोग क्या लगाते हैं? ZQ। Z को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और अगर हम लिखना चाहें, बताओ यहां से, तो W इज इक्वल टू और Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। अगर I एम्पियर करंट पास कर लो T टाइम के लिए, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? IT। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z इंटू I इंटू T। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, I करंट और T टाइम। ठीक है, तो इसे हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन ऑफ, अगर हम लोग Z की बात करें, किसकी बात करें? डेफिनेशन ऑफ Z की हम लोग बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ऑफ Z। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम लोग बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इफ I इज इक्वल टू हम लोग 1 एम्पियर ले लें एंड T इज इक्वल टू कितना ले लें? 1 सेकेंड। I इज इक्वल टू कितना एम्पियर ले लिया हमने? एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बताओ W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z। W किसके इक्वल हो जाएगा? Z के। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कुछ नया चीज नहीं है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंसी है। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंसी है जो जमा हो रहा है। लेकिन कब? जब 1 एम्पियर करंट आप पास करेंगे, कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। तो इट इज इक्वल टू द, लिख सकते हो यहां पे डेफिनेशन में, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, इट इज इक्वल टू द amount of substance deposited, amount of substance deposited, it is equal to the amount of substance deposited when 1 ampere current passing through the electrolyte, 1 ampere current passing through the electrolyte, 1 ampere current passing through the electrolyte for 1 second, for 1 second। तो 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड के लिए हम लोग पास करते हैं और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जमा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। क्लियर है भानु? सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड लॉ लिखते चलो तुम लोग भी साथ में, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? अगर सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आपका पास करते हैं, दो डिफरेंट, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट,
टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देखो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, थोड़ा छोटा सेल बना देता हूँ मैं, स्पेस कम है, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया मान लो कॉपर सल्फेट CuSO4, और यहाँ पे हमने ले लिया AgNO3, और इसको हमने सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, इसको इंटरनली हमने कनेक्ट कर दिया। अब मान लो यहाँ पे W1 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जमा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, W2 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जमा हो रहा है, और सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो सेकेंड लॉ आपको क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, या ऐसे करो, द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट व्हेन, लिखते चलो तुम लोग भी, सेम अमाउंट ऑफ electricity when same amount of electricity passing through two or more different electrolyte, 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 when same amount of electricity passing through 2 or more different electrolyte, the amount of substance deposited, the amount of substance deposited, the amount of substances deposited on electrode, deposited on electrode, deposited on electrode is directly proportional to, is directly proportional to, directly proportional to their equivalent weight, their equivalent mass या weight कर लो, equivalent weight। क्लियर है, समझ लो। यहाँ पे अगर सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं 2 या 2 से अधिक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जमा होगा वो इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E से, पहले समझ लो फिर लिख लें तुम लोग। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, अगर यहाँ से हम लिखना चाहें W1/W2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E1/E2। अच्छा, फ्राडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से अगर हम लोग लिखना चाहें तो W1/W2 फ्रॉम फ्राडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, किससे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मोहन, देखो जाके, W1/W2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Z1IT अपन Z2IT। क्योंकि तो करंट जो हम लोग पास कर रहे हैं वो सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो IT क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, दोनों ही सेल के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, अलग अलग, Z1 Z2। तो यहाँ से IT आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अच्छा W देखो, यानी W किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, W1/W2 इज इक्वल टू Z1/Z2। इसका मतलब क्या है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। अब देखो W प्रोपोर्शनल टू E एंड W प्रोपोर्शनल टू Z, यानी कि E प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, Z के, और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे क्या करोगे, कोई कांस्टेंट लगाओगे, E इज इक्वल टू FZ, E इज इक्वल टू FZ। F क्या है, F जो है आपका यहाँ पे, दिस इज द फ्राडेज कांस्टेंट, इसके पहले ही बताया था ना, फ्राडेज कांस्टेंट। और फ्राडेज कांस्टेंट क्या होता है, F इज इक्वल टू 96500 कूलम। और ये क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका चार्ज होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम। अब यहाँ पे समझो, फ्राडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने W इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने, Z इंटू I इंटू T लिखा था हमने।
समझ लो पहले, W इजिकल टू जेड आई टी, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। अच्छा जेड इजिकल टू हम लोग लिखना चाहें तो जेड इजिकल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं E/F, E/F लिख सकते हैं। तो जेड इजिकल टू क्या है, जेड इजिकल टू E/F, तो यहाँ पे E/F रखो, तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा E/F और इनटू IT। कोई डाउट है? और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो किसी भी आप इलेक्ट्रोड प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, जैसे मान लो कॉपर है, +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, किस में कन्वर्ट हो गया, Cu सॉलिड में, Cu सॉलिड में। अब इसके लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर। अब देखो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर। अब कॉपर का मोलिकुलर वेट आपको गिवन होगा, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। n फैक्टर क्या होगा बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा 2, यानी कि E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो W इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर, ये I इंटू T, या मोलिकुलर वेट या एटॉमिक, एटम होता है ये लिख लो तुम, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर और इंटू फैराडेज कांस्टेंट। क्लियर है? तो यहां से हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना जमा हो रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ए क्या है, एटॉमिक वेट है, ए क्या है, दिस इज द एटॉमिक वेट, और बाकी तो पता ही, आई करंट, टी टाइम, एन क्या है एन फैक्टर, और एफ क्या है फैराडेज कांस्टेंट। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, नोट कर लो पहले इतना। तो देख रहे हैं करंट एफिशिएंसी, करंट एफिशिएंसी, आपने करंट पास किया 10 एम्पियर, मान लो NaCl आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया और आपने करंट पास किया 10 एम्पियर, तो जमा होना चाहिए था कितना, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि Na जमा होना चाहिए था 10 ग्राम, लेकिन हो एक्चुअल में कितना रहा है 8 ही ग्राम, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया। तो करंट एफिशिएंसी कितनी होगी, करंट एफिशिएंसी, तो करंट एफिशिएंसी आपकी जो होती है एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड, एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल हम लोग बोल सकते हैं, एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल अमाउंट डिपॉजिटेड, एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड अपन क्या हो जाएगा थ्योरेटिकल अमाउंट, थ्योरेटिकल है ना, थ्योरेटिकल अमाउंट डिपॉजिट, थ्योरेटिकल मतलब जो फॉर्मूले से आप निकाल रहे हैं, जो आप फॉर्मूले से निकालेंगे, W से निकालने का फॉर्मूला था ना, A इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई NF, और इंटू क्या हो जाएगा 100, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो यहां से आप करंट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। मोहन सॉरी भानु, कौन सा सॉल्यूशन है आपका, कॉपर सल्फेट, कौन सा सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट। इसकी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, इसकी हम लोग क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो 1.5 एम्पियर करंट हम लोग पास कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए। तो बोल रहा है कि कैथोड पे कॉपर कितना जमा होगा ये आपको बताना है, कैथोड पे कॉपर कितना जमा होगा ये बताना है। देखो यहाँ पे बताओ, अगर हम बात करें एट कैथोड पे, तो कैथोड पे हमेशा ही क्या होता है, रिडक्शन, और ये CuSO4 किस में टूटेगा, Cu+2 और SO4 2- में, रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का, और कॉपर रिड्यूस किस में होगा, जब +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cu+2 एक्वस, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में। तो कैथोड पे हमेशा ही क्या होगा, रिडक्शन, और कॉपर का रिडक्शन होगा, मतलब कि +2 से किस में जाएगा, 0 में, +2 से किस में जाएगा, 0 में। अब बताओ नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की बात करें तो n कितना हो जाएगा, 2। पूछ रहा है कि कितना कॉपर जमा होगा, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड निकालने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या होता है, A इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई NF। बताओ एटॉमिक वेट कॉपर का कितना होता है 63, इंटू करंट कितना पास कर रहे हैं 1.5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, 10 मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 60, और डिवाइडेड बाई n कितना है 2, और फैराडेज कांस्टेंट कितनी है 96500, और मास है तो हमेशा किस में आएगा, ग्राम में। जल्दी से बता दो यशवर्धन कितना आ रहा है। तो यहां से जब W तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो यहां से W इसको कैलकुलेट करो, 1 0 से तो 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट,
और यहाँ से आ जाएगा 0.2938 ग्राम, जो 0.293 ग्राम। इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, जमा होगा जब 1 एम्पियर करंट आप पास करेंगे, 1.5 एम्पियर करंट पास करेंगे 10 मिनट के लिए, तो जो कॉपर जमा होगा उसका अमाउंट कितना होगा, 0.2938। आ रहा है भानु इतना? 63 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 965 आ रहा है? करना ही नहीं। देखो यहां पे अगर हम बात करें तो करंट कितना गिवन है, आई आपका कितना था 1.5 एम्पियर, और टाइम आपका कितना था 10 मिनट। तो 10 मिनट को अगर सेकंड में करना है तो क्या करेंगे 60, यानी कि 600 क्या हो जाएगा 600 सेकंड। तो यहाँ पे ये वैल्यू ला के सब्सटीट्यूट कर लो। ए के जगह आपको पता ही एटॉमिक वेट कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है 63 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास अगर बात करें कॉपर का तो कितना होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। और ला के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेना है, यहाँ से आपको मास पता चल जाएगा कि अब 1.5 एम्पियर करंट अगर आप पास कर रहे हैं 10 मिनट के लिए तो कॉपर कितना जमा होगा, बता सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो मान लो कि इसमें एक्चुअल में अमाउंट दे देता कि मान लो कि 2 ग्राम एक्चुअल में अमाउंट दे देता। देखो थ्योरेटिकली आपने कितना निकाला 0.2938, और पता चला एक्चुअल में कितना मिला 0.20 ही मिल रहा है। एक्सपेरिमेंटली जब आपने देखा तो करंट एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 0.2 और डिवाइडेड बाई 0.2938 और इंटू 100, तो वहां से करंट एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। क्लियर है भानु? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और। 3 फ्राइडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये NSEC क्या है, ये 3 फ्राइडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर। देव यस सर, ये कौन सा एग्जाम है? ये तो मुझे नहीं पता। पास थ्रू एनसीईआरटी बोलता है। पास थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 NiSO4 and CrCl3 chromium trichloride kept in 3 vessel using inert electrodes, the ratio in moles in which the metal AgNi and CrR मोल में बताना है आपको। किसमें बताना है? डिपोजिटेड और डिपोजिटेड इज। ग्राम में आपको नहीं बताना है, किसमें बताना है? मोल में बताना है आपको। तो 3 फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं इक्वल सोल्यूशन ऑफ AgNO3 NiSO4 CrL3 इन 3 वेसल यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, द रेशियो इन मोल्स विच मेटल AgNi CR आर डिपोजिटेड। मोल में हम लोग को बताना है, किसमें बताना है? मोल में। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें करंट, तो हम लोग गिवन है नहीं, आज बस छोड़ ही रहा हूँ 2 मिनट में। यहाँ से हम लोग को मोल का रेशियो अगर हम ले तो Ag देखो, Ag जमा होगा यहाँ से क्या होगा Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Ag सॉलिड में। तो यहाँ पे कितने फ्राइडेज इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी 1 फ्राइडे। और अगर
हम लोग बात करें किसकी, NiSO4 की, तो Ni यहाँ पे किस में, उसको बंद कर, दरवाजा बंद है ना, Na+2 में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ni सॉलिड के फॉर्म में। कितने फ्राडेज इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, 2 फ्राडेज। 2 फराड। और क्रोमियम की बात करें हम लोग, वो Cr+3 में जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना हो जाएगा, 3 फराड। Cr सॉलिड। और यहाँ पे हम लोग की रिक्वायरमेंट होगी 3 फ्राडेज की। ऑप्शन क्या क्या है, सिक्स रेशियो 3 रेशियो 2। तो अगर हम बात करें मोल में, अगर हम लोग को चाहिए, ठीक है, तो करंट तो यहाँ पे हम लोग गिवन है नहीं, तो करंट अगर नहीं भी गिवन है और इसका मास भी हम लोग को नहीं गिवन है, अगर मोल में निकालना हम लोग चाहें तो, अगर हम लोग मोल निकालना चाहें इसका Ag का, तो गिवन मास अपन मोलर मास, लेकिन गिवन मास हम लोग को है नहीं, मोलर मास भी हम लोग को चाहिए। तो इसके लिए तो हम लोग को 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको, और हम लोग पास कितना कर रहे हैं, 3 फराडेज इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं। तो 3 फराडेज अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, मोल के अगर हम लोग रेशियो चाहिए, तो मोल के लिए हम लोग को जाएगा गिवन मास अपन मोलर मास, लेकिन गिवन मास तो हमारे पास है नहीं। लेकिन यहाँ से अगर हम निकालना चाहें W, अगर हम निकालना चाहें तो Q तो हमारे पास है ही नहीं, फराडेज अगर हम निकाल लें मोल का रेशियो अगर हम लोग को चाहिए, तो मोल का अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मोल का रेशियो ले तो 1:2:3 यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन हम लोग का मोल का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 33 है ना, तो मैं देख ले रहा हूँ। तो मैं देख ले रहा हूँ पीछे इसके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना, सेक्शन बी का 3rd है, 33 है ना। मोल अगर हम लोग को Ag जमा करना है तो कितने फराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, 1 फराडे। लेकिन हम लोग सप्लाई कितना कर रहे हैं, 3 फराडे। यानी कि 1 मोल के लिए अगर हम लोग बात करें तो 1 मोल के लिए कितना फराडे इलेक्ट्रिसिटी, 3 फराडे। और यहाँ पे देखो 1 मोल के लिए हम लोग कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है, 1 मोल के लिए 2 फराडे। तो 3 फराडेज के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 मोल Ni जो जमा हो रहा है, 1 मोल जो Ni जमा हो रहा है उसके लिए हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, 2 फराडे।
और अगर हम लोग 3 फराडे पास करें तो 1 के लिए कितना हो जाएगा बताओ, 1 फराडेज के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 मोल। देखो यहां से 1 मोल के लिए 2 फराडे, तो 1 फराडेज के लिए कितना हो जाएगा, हाफ मोल। 2 मोल। और यहां से अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग कितने फराडे के लिए पूछा हुआ है, 3 फराडे के लिए, तो 3 फराडे के लिए कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3, यानी कि 3/2 मोल। कोई डाउट है? अब देखो यहां पे अगर हम लोग बात करें 1 मोल क्रोमियम आपको जमा करना है तो कितना फराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 3 फराडे। 1 मोल के लिए 3 फराडे, तो 1 फराडे में कितना मोल जमा होगा, 1/3। तो 3 फराडे के लिए अगर हम बात करें तो 3 के लिए तो 3/3 1 आ गया। 3 फराडेज के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 1 फराडे। अब इनका रेशियो ले लो तुम लोग, इनका अगर हम रेशियो ले ले कितना आ जाएगा, इनका अगर हम रेशियो ले लें Ag और Ni और Cr का, तो इनका अगर हम रेशियो ले लें तो 3/3 या ऐसे कर लो 3/2 रेशियो 1 कितना आ जाएगा, 6/3/2 आ जाएगा। क्लियर है, 6/3/2। देखो कंसेप्ट यहाँ पे ये है, ये बोला कि 3 फराडेज इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं तो मोल का रेशियो आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें इक्वेशन से तो 1 फराडे, अगर आप 1 फराडेज में कितना मोल जमा हो रहा है, 1 मोल। देखो इक्वेशन से लिख सकते हैं ना, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और किसमें कन्वर्ट हो गया, Ag सॉलिड में। तो देखो 1 मोल ही तो जमा हो रहा है Ag, और 1 मोल के लिए कितना फराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 1 फराडे। 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 फराडे। तो अगर हम यहां से देखें, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी पास कितना कर रहे हैं, 3 फराडे, तो 3 फराडेज के लिए कितना मोल हो जाएगा, देखो हम लोग 3 फराडेज के लिए कितना हो जाएगा, 3 मोल। उसी तरह से निकिल के लिए अगर हम लोग बात करें तो निकिल के लिए आपको 1 मोल जमा करने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी, 2 फराडे। तो अगर हम लोग बात करें 3 फराडेज के लिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 मोल। ठीक है। तो 1 मोल के लिए 2 फराडे, तो 1 फराडेज के लिए कितना हो जाएगा, हाफ। तो 3 फराडेज के लिए कितना हो जाएगा, 3/2 मोल। उसी तरह से 1 मोल जमा करने के लिए कितना चाहिए, 1 मोल जमा करने के लिए 3 फराडे चाहिए, 1 मोल जमा करने के लिए 3 फराडे। तो 1 फराडे में कितना जमा होगा, कितना मोल जमा होगा, 1/3। तो 3 के लिए 1 फराडे। तीनों का रेशियो ले लो, क्या आ जाएगा, 3/2/1, तो क्या आ जाएगा 6/3/2। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं गिवन होता कि 3 मोल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं तो सीधा 1/2/3 सीधा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।